देखिए, एक है हॉब्स की स्वतंत्रता, जो थोड़ी सी आपको हॉब्स की स्वतंत्रता में, देखिए जब भी हम स्वतंत्रता की बात करते हैं एकदम आराम से समझने की बात है, कॉन्सेप्ट कभी रटा नहीं जाता। और हमने कहा जो फिलोसफर खुद ही कहता है मैं फिजिक्स का प्रयोग करता हूँ, मैं ज्यामिति का प्रयोग कर रहा हूँ, तो उसके विचार को रटने का प्रयास आप कैसे कर सकते हैं? तो हॉब्स ने क्या कहा है, जब भी आप याद रखिए स्वतंत्रता की कहानी शुरू होती है, लिबर्टी वाली बात आएगी तो वो हमेशा स्वतंत्रता की कहानी राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों की कहानी है। स्वतंत्रता का विचार क्या है? एक तो राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध कैसा होगा, और दूसरा व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध कैसा होगा। तो एक व्यक्ति पूर्ण तौर पर स्वतंत्र है कि दूसरा व्यक्ति उसके जीवन में हस्तक्षेप न करे, यह हॉब्स ने कह दिया। लेकिन स्वतंत्रता राज्य के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। स्वतंत्रता राज्य के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है, ऐसा हॉब्स ने कह दिया। लेकिन इसका मतलब है कि फिर जो हॉब्स का राज्य है वो कैसा है? क्योंकि हॉब्स का राज्य कैसा है? निरंकुश। अब ये सुनने में थोड़ी अटपटी बात लगती है। अगर हॉब्स का राज्य निरंकुश है तो आप कहोगे सर ये बताओ, इसका मतलब है कि फिर म्यांमार में भी स्वतंत्रता मिल रही है क्या? फिर यूएई में भी स्वतंत्रता मिल रही है क्या? तो सच मानिए, अगर हॉब्स की स्वतंत्रता देखना है, यूएई में राज्य निरंकुश है, संयुक्त अरब अमीरात में जाइए, संयुक्त अरब अमीरात में राज्य निरंकुश है, लेकिन व्यक्ति जहां चाहे वहां जा सकता है। व्यक्ति जब चाहे वो समुद्र के बीच पे जा सकता है, जब चाहे स्विमिंग पूल में जा सकता है, कोई जब चाहे तब बाइक लेके जा सकता है। लेकिन उसे राज्य ने जो गति सीमा तय कर दी है, राज्य ने जहां रेड लाइट लगा रखा है, अगर रेड लाइट का उल्लंघन व्यक्ति ने किया, राज्य तुरंत फाइन मारेगा। यही तो राज्य काम है। इसे आप याद रखिए, जब राज्य आपके सामने मिलता है तो राज्य ये नहीं पूछता कल हार्ले डेविडसन से आए थे, आज हीरो होंडा से आ रहे हो, क्या बात हो गई। राज्य कभी पूछता है? राज्य सीधा पूछेगा हेलमेट क्यों नहीं है किनारे। राज्य का सरोकार सीधा है कि आपने विधि का उल्लंघन किया तो आपको दंड कर देगा। हॉब्स का राज्य ऐसा है। लेकिन एक दूसरा भी एग्जाम्पल है आजादी का। एक दूसरा एग्जाम्पल जरा लीजिए, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का राज्य निरंकुश ही नहीं है, सर्वाधिकारवादी है। अब यही बात थोड़ी समझने की है। उत्तर कोरिया का राज्य केवल एब्सोल्यूट नहीं है। अच्छा, निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश न हो, राजा पर। और आप जानते हैं राजा पर अंकुश नहीं होगा तो राजा शक्ति का बेइंतहा प्रयोग करेगा, राजा फिर भ्रष्ट होगा। भाई शक्ति भ्रष्ट करती है। जिस पर अंकुश नहीं था वो कौन था? रावण। अंकुश नहीं रहेगा फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप देखते हैं जानवरों पर कोई अंकुश नहीं होता, इसलिए वो बेलगाम होते हैं। और मानव की बड़ी विशेषता है, मानव ने सब पे अंकुश तो लगा लिया है, अपने ही कई बार अंकुश में नहीं रहता। मानव कितना होशियार है, जरा सोचिए। आप देखिए कभी ऊंट जैसे विशालकाय प्राणी पर हमने अंकुश लगा रखा है। हमें पता है इसकी इसकी नकेल में ऊंट का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन उसकी नाक होती है। नाक और नाक दिया। छोटा सा मानव इतने विशालकाय ऊंट पर बैठ के डिचू डिचू करता हुआ चला जाता है। हाथी, हमने पता कर लिया कि हाथी के मस्तक पर एक ऐसा सेंसिटिव पॉइंट है जहां थोड़ी सी अगर हम प्रहार कर दें, इतना विशाल हाथी तिलमिला जाता है। उस पर हमने अंकुश लगा दिया। घोड़ा, लगाम लगा दिया। जीभ घोड़े की बहुत सेंसिटिव होती है। जीभ पे थोड़ी भी कलम पड़ गई, कितना भी शक्तिशाली घोड़ा हो, तिलमिला जाता है। हमने हर चीज पर लगाम लगा दिया है अपने के सिवा। इसे मानव कहा जाता है। अगर मानव गड़बड़ा जाए तो उसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से एब्सोल्यूट का मतलब होता है इस पे कोई अंकुश ना हो, जो कुछ भी कर सकता हो। लेकिन उत्तर कोरिया का राजा केवल एब्सोल्यूट हो। एब्सोल्यूट का मतलब है राजा का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, राजा कोई विकल्प नहीं है, राजा जो कहेगा वही एकमात्र सच है, राजा का विरोध नहीं है। तो आप कहोगे सर ये बताओ, निरंकुश राज्य और व्यक्ति की आजादी, ये दोनों तो आपस में टकराते हैं। ये दोनों आपस में टकराने की बात इसलिए आती है कि हम आज के लोकतांत्रिक जमाने की बात याद करते हैं। लेकिन 3 एग्जाम्पल आपको बता दें। उत्तर कोरिया में क्या है? राजा निरंकुश तो ही है, लेकिन राजा काम क्या है? वो सर्वाधिकारवादी भी है।
वो टोटलिटेरियन है। उत्तर कोरिया जाइए, अभी आप अफगानिस्तान चले जाइए, यहाँ राज्य क्या करता है? राज्य व्यक्ति के ये तक तय करेगा उसका कपड़ा कैसा होना चाहिए। ध्यान रखने की बात है। राजा का निरंकुश हो जाने का मतलब है राजा किसी का अधीन नहीं है, उसकी सत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन सर्वाधिकारवादी हो जाना, शब्द पर फर्क है, निरंकुशता अलग है। इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटलिटेरियन, निरंकुशता। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट स्टेट, अथॉरिटेरियन। यानी नॉर्थ कोरिया में क्या है, आप कपड़ा कौन सा पहनेंगे राजा तय करेगा, राजा तय करेगा। दूसरी बात है, नॉर्थ कोरिया में आप व्यवसाय क्या करेंगे ये भी राज्य तय करेगा। आपकी धार्मिक गतिविधियां भी राज्य के नियंत्रण में होंगी। आपके बाल रखने का तरीका कैसा होना चाहिए, हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए, ये भी राज्य नियंत्रित करेगा। आप कहोगे सर सच्ची बात कर रहे हो, तो बताओ हमें झूठ बोलने क्या लगी है? सच बात तो है। ये बताइए, हॉब्स का राजा व्यक्ति के कपड़े, व्यवसाय और धार्मिक गतिविधियां तय कर रहा है क्या? हॉब्स का राजा बस यही तो कह रहा है राज्य के खिलाफ मत जाना। लेकिन उत्तर कोरिया, निरंकुश राज्य, ये क्या कर रहे हैं? अब आप देखेंगे जैसे अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार है, वही व्यक्ति के जीवन पर उतना ही कठोर नियंत्रण रखते हैं। हमारे यहाँ तो आप देखिए, इसका मतलब है कि जो जैसा मर्जी वो कपड़ा पहने, व्यवसाय करे, संपत्ति का अर्जन करे, शिक्षा ले, आस्था रखे, यहाँ तो राज्य का हर काम से नियंत्रण है। और फिर उसके बाद राज्य की चुनौती देना तो अब छोड़ दीजिए, राज्य को चुनौती तो दे नहीं सकते, ये दूसरा स्टेट है। तो आपको याद रखना होगा कि यार यहाँ पे आज़ादी कहाँ दिख रही है, हॉब्स में या यहाँ पे? हॉब्स में। अब तीसरा समीकरण वर्तमान का है। अब वर्तमान क्या है? जैसे उदारवादी देश है, वर्तमान कंपैरिजन किसका है? उदारवादी लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक लिबरल जो नेशंस है। जो डेमोक्रेटिक लिबरल नेशंस है उसमें क्या है? उसमें सवाल है कि राज्य निरंकुश नहीं है। राज्य निरंकुश नहीं है, इसलिए व्यक्ति को व्यक्ति के भी खिलाफ आजादी है, व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध भी आजादी है। व्यक्ति को व्यक्ति के खिलाफ भी स्वतंत्रता है, राज्य के भी खिलाफ। उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में व्यक्ति राज्य के भी खिलाफ बोल सकता है, राज्य के खिलाफ बोल सकता है, सरकार या ये कभी सरकार के खिलाफ बोल सकता है, राज्य तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति सरकार की आलोचना कर सकता है, सरकार से असहमत दिखा सकता है। यहां तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हॉब्स के चिंतन में भी ऐसा नहीं है। इसलिए अब उदारवादी लोकतांत्रिक देशों का मतलब है भाई जैसा मर्जी वो कपड़ा पहने, जैसा मर्जी व्यवसाय करे। यानी जरा सोच के देखेंगे, उदारवादी लोकतांत्रिक देशों और हॉब्स की आज़ादी में से एक ही फर्क आ रहा है कि हॉब्स का राज्य निरंकुश है और यहाँ पे राज्य कैसा है? लोकतांत्रिक। लेकिन हॉब्स वही आज़ादी दे रहा है जो उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में मिलती है। क्योंकि आप याद रखिए, यहाँ उदारवादी लोकतांत्रिक देश में क्या लोगों को मणिपुर या संविधान के खिलाफ हमला करने का अधिकार दिया जाएगा? ये तो यहाँ भी नहीं मिल सकता। भाई कोई कहे कि देशद्रोह कानून हमारे यहाँ है ना, कोई कहे कि झंडा झंडा जला देंगे, कोई कहे कि लाल किले पर हमला कर देंगे। तो ऐसी आज़ादी लोकतांत्रिक देशों में भी नहीं मिल रही है। यही बात तो हॉब्स ने कहा था। और हॉब्स कह कब रहा था ये बात? जब पूरी दुनिया में राजा के अलावा किसी का शासन नहीं था। अरे हॉब्स आज़ादी की बात किस समय कर रहा है? आज के संदर्भ में देखिए, जहां पूरी दुनिया में राजा के अलावा किसी की शक्ति कोई सोच नहीं सकता था, वहां बात हॉब्स कर रहा है। तब उसे स्वतंत्रता का समर्थक माना जाए या ना माना जाए? इसलिए किसी विचारक को संदर्भ में देखिए, तब उसकी जानकारी मिलेगी। अब आज का स्टैंडर्ड हम लेंगे, आज का क्राइटेरिया लेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हॉब्स के चिंतन में आजादी है। और याद रखिए वो सर्वाधिकारवादी नहीं है। हॉब्स को गलती से लोग क्या समझ लेते हैं? सर्वाधिकारवादी। उसका, अरे भाई उसका राज्य व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप तब करेगा जब केवल वो दूसरे के जीवन का अतिक्रमण करेगा। और व्यक्ति की मर्जी है कि क्या खाता है, क्या पीता है। राज्य कभी ये नहीं बताएगा कि अच्छा जीवन कैसा होता है।
यहाँ राज्य ये भी बताता है, उत्तर कोरिया में राज्य ये भी बताएगा कि अच्छा जीवन कैसे होता है, नैतिक जीवन कैसे होता है। वहाँ जीवन जीने का एकमात्र तरीका है, कपड़े पहनने का एकमात्र तरीका है। आज़ादी में एकमात्र तरीका नहीं होता, अनेक तरीके होते हैं। जीन्स पहनने का एक ही तरीका होगा, 25 होंगे, 25 तरीके होंगे। साइलेंस ऑफ लॉ इज लिबर्टी। विधि का मौन रहना, बात ध्यान रखिएगा, विधि का मौन रहना या विधि का अनुपस्थित होना, शब्दों पर ध्यान दीजिए। हॉब्स का सेंटेंस है साइलेंस ऑफ लॉ इज लिबर्टी, विधि का मौन रहना स्वतंत्रता है। मौन रहना या एब्सेंट होना, दोनों में क्या फर्क है? जहां विधि अनुपस्थित होगी वो कौन सी अवस्था होगी? अराजकता, करेक्ट। जहां विधि नहीं होगी अराजकता, यहां विधि है, मौन है। यहां विधि है कि नहीं है? मौन है। विधि को जगाना चाहिए, विधि को आप जगा सकते हैं। क्लास के बाहर जाइए और कोई, अभी हुआ क्या था, अभी एक दंपत्ति, अब पॉलिटी नहीं पढ़ रखा था, देखिए इसे पॉलिटी पढ़ना चाहिए। एक दंपत्ति एयरपोर्ट पे जा रहा था और एयरपोर्ट पे उसकी फ्रिस्किंग हो रही थी, पता नहीं क्यों गुस्सा गया। उसने कहा कि मेरे अटैची में बम है, चेक कर लो। इसी बात पे सीआईएसएफ के लोग बड़े गुस्से, उन्होंने अधिकारी को भेज दिया कि भाई इसकी अटैची में बम है, इसको बाहर करो। उसको बैठाया गया, उसको सिक्योरिटी में तमाम मुकदमा दर्ज करते हुए न कि उसके जहाज छुड़वाई गई, उसको जेल में डाल दिया गया। तुम बम लेकर कैसे आए? उन्होंने कहा मैंने मजाक में कहा था। राज्य के साथ मजाक, राज्य के साथ मजाक मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब किसी पुलिस अधिकारी के पास जाके देगी कि सर मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे, यहाँ मैंने बम फिट कर रखा है, वो मजाक नहीं होगी। आपने हॉक्स कॉल की बात सुनी होगी, लोग कई बार एयरक्राफ्ट में गलत सूचना कि इस एयरक्राफ्ट में बम रखा गया है। गलत सूचना देने का मात्र दंड होता है। राज्य से मजाक नहीं चलेगा। मजाक किससे चलेगा? दोस्तों से। इसलिए विधि का मौन रहना, विधि हमेशा होती है। जब आपने हेलमेट लगा रखा है तो क्या है? विधि मौन है। जैसे हेलमेट उतारा, विधि आ गई। मेट्रो में जब चलते हो वहां विधि होती है। हमारे जीवन कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहां लॉ आपके साथ ना हो, लेकिन मौन है। जैसे आपने खुराफात किया, जो आप करेंगे नहीं कभी, इतने अच्छे बच्चे हैं, विधि क्या हो जाएगी? इसलिए ये विधि है या कानून है, और कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वो विजय माल्या तक भी पहुंच सकते हैं। और कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं, कल नरेश गोयल, एक जमाने में नरेश गोयल की 1000 करोड़ की कंपनी थी, जेट एयरवेज के मालिक थे। कानून ने घुटनों पर बैठा दिया। कानून के सामने कल भाई कोई बूढ़ा आदमी 74 ईयर्स का है और रोते हुए जज के सामने आए। ये निश्चित तौर पर न्याय का मतलब दया भी होता है। न्याय में बदले की भावना नहीं होती। न्याय और रिवेंज में फर्क है। कोई व्यक्ति पसीज जाएगा, जज को बहुत ही इस बात पे स्वाभाविक रूप में कि कोई 75-78 ईयर्स का हो तो उसको जेल में वैसे भी रखना बहुत लॉजिकल नहीं है। लेकिन अब ये कानून का है, कानून का तो उल्लंघन किया तो आपने जाना पड़ेगा। इस राज्य से, इसीलिए याद रखिएगा, एक बात कही जाती है, पुलिस से दोस्ती भी ठीक नहीं, पुलिस से दुश्मनी भी ठीक नहीं। क्योंकि पुलिस दोस्ती का निर्वाह करेगा या विधि को देखेगा? पुलिस विधि को देखेगा, दोस्ती नहीं देखेगा। बताएंगे, अभी ज्यादा आगे मत बढ़ो, नहीं कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। अणु विरोध करेगा, राज्य करेगा। क्यों? अणु में अरे भाई, अणु कोई शक्तिशाली है, कोई कमजोर है, तो कमजोर अणु क्या विरोध करेगा? कमजोर अणु तुरंत 112 कॉल करेगा। हाँ, तो बाह्य अवरोध में विरोध कौन है? व्यक्ति है। बाह्य अवरोध का विरोध कौन है? इसलिए प्रश्न आप पढ़ते हो तो ऐसे प्रश्न को समझना चाहिए। हमारा बाह्य अवरोध क्या है? अब मान लो हम यहाँ से गए, क्लास से निकले, बाहरी अवरोध क्या है? अचानक किसी व्यक्ति ने पकड़ लिया, सुनो कहाँ जा रहे हो, तुम्हें, और पकड़ के ले गया, खूब चम बंद कर दिया, बाह्य विरोध है, बाह्य विरोध है। और इसी को हम हटा देंगे, यही तो अवरोध का अभाव है। इसी अवरोध के अभाव का राज्य का अभाव नहीं, विधि का अभाव नहीं, दूसरे द्वारा अपने जीवन में हस्तक्षेप का अभाव। इसी बात को एक लाइन में कहना होता है, मैं कैसे कह देता, आजादी का मतलब हस्तक्षेप का अभाव। लेकिन हॉब्स इतना बड़ा विद्वान था, इस बात को इतने सिंपल तरीके से मैं कहूंगा? उनका नहीं, आजादी का मतलब होता है, ये सेंटेंस जो आपने लिखा,
इसका सीधा मतलब, आजादी का सिंपल मतलब क्या है? हस्तक्षेप का अभाव। किसमें? बाधाओं का अभाव। हस्तक्षेप का अभाव, बाधाओं का अभाव। क्यों? क्योंकि मैं विवेकशील हूं, मैं जानता हूं मेरे लिए अच्छा बुरा क्या है। अपने जीवन का मालिक मैं हूं या मेरा पड़ोसी है? धीरे से आप बोल रहे हैं। मैं अपने जीवन का मालिक मैं हूं या दादा है? मैं हूं। अपने जीवन का मालिक मैं हूं या ताऊ है, टीचर है? इसे जब मर्जी वो लेट आइए, मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं किया जाएगा। ये विचार हॉब्स ने दिया। अब ये उसकी आजादी का विचार देखिए, कुछ लोग आलोचक मानते हैं क्योंकि आज के परिदृश्य देखेंगे तो बड़े आलोचक बन जाएंगे, लेकिन हकीकत की बात यह है हॉब्स के विचार में तो आज़ादी जबरदस्त है। और आगे चल के हम देखें मैकफर्सन की आलोचना देखेंगे। मैकफर्सन ने जो आलोचना की है, मैकफर्सन ने तो ये कह दिया है हॉब्स तो पूंजीवाद का प्रतिपादक है। तो हॉब्स पूंजीवाद का प्रतिपादक क्यों हो गया? क्योंकि उसने व्यक्ति को आजाद बना दिया, व्यक्ति विवेकशील है। और पूंजीवादी व्यक्ति की मान्यता क्या है? व्यक्ति को अलग छोड़ दिए। पहला, व्यक्ति अपना अच्छा बुरा जानता है, और जब व्यक्ति अपना अच्छा बुरा जानता है, व्यक्ति को अलग छोड़ देंगे, इसका मतलब है व्यक्ति जो विवेक से संपत्ति अर्जित करेगा उस संपत्ति का मालिक भी होगा। यहीं से पूंजीवाद पैदा होता है। इसलिए मैकफर्सन की बात तो अलग ही जाती है, अभी आलोचना हम देख लेंगे। मैकफर्सन ने कहा हॉब्स तो बहुत बड़ा पूंजीवादी था। अब सवाल है हॉब्स था क्या? तानाशाही समर्थक था। अब जरा सोच के देखिए, यही तो आज़ादी की बात आज भी चलती है। और सच मानिए उदारवादी शासन आ गया, सरकारें बड़े लोकतांत्रिक हो गई, लेकिन हॉब्स जैसी आज़ादी आज भी तो है। भाई आज भी राज्य का विरोध हम कहाँ कर सकते हैं? हाँ, सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। भाई राज्य का मतलब संप्रभुता का विरोध करना। कोई संसद पे हमला नहीं कर सकता। देखिए संसद पे हमला किए ही हुआ, अब कहाँ गए पता ही नहीं उनका। अब ये गड़बड़ है। राज्य को आप नहीं समझेंगे, राज्य से टकरा जाएंगे, तो राज्य से टकरा जाने का मतलब है चूर चूर हो जाना। अब राज्य से टकराने का मतलब ऐसा है कि जैसे मेरे गांव में एक बड़े अजीब से आदमी थे जो शराब पी लेते थे, तो वो ट्रेन से टक्कर लेते थे। अच्छा, वो संयोग की बात है, उनके घर और शराब की दुकान के बीच में ट्रेन का क्रॉसिंग आती थी। तो क्रॉसिंग में क्या होता है, तो क्रॉसिंग में ऐसे क्रॉसिंग लोग साइकिल नीचे से निकाल लेते थे, और रोज वो ट्रेन को टक्कर, तो ट्रेन आ जा, मैं आज तुम्हें देख लूंगा, तू बड़ी है कि मैं बड़ी हूँ। और संयोग से कोई न कोई आ जाता था, उनको हटा देता था कि भाग जाओ ऐसे। एक दिन कोई मिला नहीं, उड़ गए फिर ट्रेन के चक्कर में। तो अब वो बताने को है नहीं कि राज्य बड़ा है कि वो बड़े हैं। तो संप्रभुता को चुनौती देने का सीधा मतलब है कि शेर के मुंह में जाना। और कई बार ऐसे लोग बेवकूफियां कर देते हैं। अभी दिल्ली में ही दो युवा व्यक्ति गए थे, उसमें एक पता नहीं कैसा था, एक शेर के बाड़े में कूद गया। उनका जाके मैं शेर से हाथ मिला कर आता हूँ, हाथ मिलाया तो वापस आया नहीं। तो ऐसा है, संप्रभुता से हाथ मिलाएंगे? संप्रभुता जिसके पीछे पड़ जाएगी, आप याद रखिए। जितने जितने डॉन ऑन सब होते हैं वो तो बचे इसलिए रहते हैं कि संप्रभुता ने इसमें आंख उठाई नहीं है। एक बार छत्तीसगढ़ के एक मुख्यमंत्री से पूछा गया कि नक्सलवादियों के बारे में आप क्या राय है? उनका हमें चले 24 घंटे में खत्म कर दें हम। 24 घंटे ज्यादा शक्ति नहीं लगी। और संप्रभुता का मतलब, तो पूछा कि खत्म क्यों नहीं कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, हम वो तरीका नहीं अपना सकते जो माओवादी अपनाते हैं। हमें नागरिकों की भलाई देखनी है, हमें ये भी देखना है कि हिंसा का प्रयोग कम से कम हो। आतंकवादी आप जानते हैं छुप लोग धोखे से मार देते हैं पुलिस अधिकारी को। नहीं तो कश्मीर में जाके देख लीजिए, हर 100 मीटर पर बीएसएफ का एक जवान गश्त कर रहा है। और जब राज्य का काफिला चलता है तो बाकी लोगों काफिले को बंद किया, यही गति का अवरोधक है। जब राज्य का काफिला चलता है तो बाकी पब्लिक के मूवमेंट को तुरंत लाल झंडा दिखा दिया जाएगा, वहीं पब्लिक मूवमेंट रुक जाएगा। ये संप्रभुता है। और संप्रभुता देखना हो तो मैंने कहा 26 जनवरी के परेड में आप जा सकते हैं, संप्रभुता देख लीजिए। तो यही तो हॉब्स ने कहा। यार हॉब्स तो बड़ा अच्छा विचारक था। तो अब बताइए हॉब्स को क्या कहा जाए? हॉब्स के तो विचार, हॉब्स के प्रति हमें योगदान रखना चाहिए। मैकफर्सन से पूछा गया कि ये प्राकृतिक अवस्था क्या है, अराजकता अराजकता है क्या? मैकफर्सन ने कहा कुछ नहीं है, ये ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, औद्योगिकरण आ गया, और कुछ लोगों के पास संपत्ति जमा हो गई, और जो पूंजीपति लोग थे वो अपनी संपत्ति बचाने के लिए बेचैन थे, और उन्होंने किसका विचार कर दिया? संप्रभु राज्य, संप्रभु राज्य, संप्रभु राज्य, बाकी कुछ थोड़ा ही था। अब इसलिए मुंडे मुंडे मतिर बनना, अलग अलग लोगों को देखने का तरीका अलग अलग है।